नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी की कमर टूट चुकी है। एनडीए बिखरने की कगार पर आ गई है। एक तरफ तो बीजेपी और शिवसेना ने अजीत पवार को हार का हीरो बता दिया है और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव जो 3 राज्य में होने जा रहे हैं उनसे पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। इधर अगर हम देखें तो एनडीए की हालत बहुत खराब है और ये चर्चाएं बहुत तेज हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो तमाम राजनीतिक संभावनाओं को समझने के लिए आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है, क्योंकि राजनीति की जो नब्ज है वो भाव से बेहतर कोई नहीं पकड़ सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक वानखेड़े सर। अशोक सर, महाराष्ट्र के लिए ये बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में बिल्कुल लुटिया डूबने जा रही है। खुद के आंतरिक सर्वे में भी हालत खस्ता दिखी है बीजेपी को। देखिए प्रज्ञा जी, लोकसभा चुनाव होने के 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव, 3-4 महीने के बाद, तो ऐसे में लोकसभा में यदि सुपड़ा साफ हो गया तो विधानसभा में वापस आने का कोई चांस नहीं। एक बात जरूर हो जाती है कि विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया तो भी लोकसभा में आने के चांस होते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी होते हैं। हमने कई बार देखा, ऐसे मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा कि विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन क्लीन स्वीप किया जब लोकसभा में आई। लेकिन इस बार आपको ये देखना होगा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका है। वो भले ही कहे कि मैं आज एनडीए सत्ता में है, एनडीए सत्ता में थी, रहेगी, हमें तो कोई 2014 के बाद 24 तक एनडीए 10 साल तो दिखी नहीं। मोदी की गारंटी और मोदी ही दिखे। अब जब हार गले में आ गई तो हार का एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो बड़ा दिल चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, सीना चौड़ा होने से मतलब नहीं है, उससे दिल बड़ा होना चाहिए। हार को एक्सेप्ट करना, पराजय को एक्सेप्ट करना, वो एक अच्छे योद्धा का लक्षण है। जो पराजय को एक्सेप्ट करता है वो वही फिर से लड़ाई करने का माध्यम रखता है। ये तो मानने को ही तैयार नहीं कि हम हार गए, 240 पे अटके 370 की बात कर रहे थे, 270 की भी लाले पड़ गए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लगातार आपके चैनल पे भी हम कह रहे थे, सभी दिख रहा था। महाराष्ट्र में मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट पे आएगी, और वो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई, क्योंकि महाराष्ट्र में मात्र डबल इंजन की सरकार का फेल्यूर ही नहीं था। महाराष्ट्र में कई चीजों का एक इम्पैक्ट था। सबसे बड़े कि महाराष्ट्र की जो 2 राजनीतिक दल थे, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये क्षेत्रीय दल मानता हूं मैं इनको। भले ही राष्ट्रवादी को स्टेटस मिला था राष्ट्रीय पार्टी का, लेकिन वो अब फिर रीजनल पार्टी हो गई और रीजनल क्षेत्रीय क्षेत्र पे उनका मराठी से, महाराष्ट्र से विशेष लगाव है। और हमारे यहाँ नेशनल 2 पार्टी थी, कांग्रेस और भाजपा, और जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसमें शरद पवार की एनसीपी थी, शिवसेना थी, फिर राज ठाकरे की एमएनएस थी। जब शिवसेना को तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता से इसको जोड़ा गया, और जो लोग टूटे उन्होंने पीठ पे खंजर घोंपा, ऐसा कहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जब महाराष्ट्र का मराठों का इतिहास आप देखते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज की तो मृत्यु हो गई गद्दारी के चलते। तो गद्दारी सबसे पहले ज्यादातर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो टैकल करना पड़ा होगा वो मराठों को टैकल करना पड़ा। तो उन्होंने अपने यहाँ जो गद्दारी की फौज थी उनसे ज्यादा लड़ना पड़ा, मराठों से ज्यादा लड़ना पड़ा, ब्राह्मणों से ज्यादा लड़ना पड़ा। लेकिन जो 12 बलूतेदार कहते हैं, जो ओबीसी, आज के डेट में हम ओबीसी, दलित, अति दलित जिनको मानते हैं, उन लोगों ने छत्रपति महाराज को छत्रपति महाराज बनाया। ये वस्तुस्थिति है, ये डॉक्यूमेंटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पत्र लिखे हैं अपने बेटे संभाजी को कि यदि ये महाराष्ट्र आपको संभालना होगा, ये मराठा राज्य, हिंदवी स्वराज्य कहते थे वो, हिंदुओं का नहीं कहते थे, हिंदवी स्वराज्य यदि आपको समझना होगा तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना होगा, ब्राह्मण और मराठों से दूर रहना होगा। मराठे जागीर मानते हैं और ब्राह्मण वतन। 12 बलूतेदार जो है, ये 12 पगड़ी जाति जो है, ये है जो जिन्होंने इस साम्राज्य को खड़ा किया। तो ये तब की बात है। तो कुल मिलाकर शिवसेना को तोड़ना ये विश्वासघात की बात होगी। ये बात अलग है कि आपने चुनाव आयोग और बाकी सगवा मैनेज करके आपने उनको ओरिजिनल शिवसेना बता दी। एकनाथ शिंदे की ओरिजिनल शिवसेना सिंबल उनके पास, लेकिन जनता के न्यायालय ने क्या बता दिया? जनता के न्यायालय ने मोहर ठोक दी कि उद्धव ठाकरे ही ओरिजिनल शिवसेना। शरद पवार की क्या हुई? शरद पवार के एनसीपी को भी ऐसे ही तोड़ा गया और बेवजह तोड़ा गया। शरद पवार की एनसीपी तोड़ने की जरूरत नहीं थी, सरकार मेजोरिटी में थी, कंफर्टेबल थी। लेकिन आपको क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करनी है, आपको महाराष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाली पार्टियां खत्म करनी है। तो आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ी। क्या हुआ? शरद पवार 10 सीटें लड़े, 8 लेके आए। अजित पवार 4 लड़े, 1 जीत गई, वो भी सुनील तटकरे अपने भरोसे। अजित पवार
अपने पत्नी को अपनी घर के कॉन्स्टिट्यूंसी से जितवा नहीं पाए। प्रज्ञा जी, आपको आश्चर्य होगा कि बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी है जहां से अजित पवार विधायक है, वहां उनकी पत्नी 48,000 से पीछे रह गई। मतलब वैसा देखा जाए तो अजित पवार चुनाव हार जाएंगे अभी विधानसभा का लड़ते हैं, यदि मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो ये जो देखा उन्होंने। अब उसके बाद भाजपा 9 पे आ गई। भाजपा को थोड़ा बहुत इसलिए सहारा मिला, 9 पे भी इसलिए आई वो क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र ने अच्छा साथ दिया। उत्तर महाराष्ट्र ने साथ दिया क्योंकि एकनाथ खड़से जैसे स्टॉलवर्ड को हाथ पैर जोड़ के वापस लाए। वो वापस आए तो उन्होंने अपने पुराने रूट्स और अपने पूरे बीजेपी इकट्ठा करके वहां विजय दिलवाई। बाकी जगह भाजपा के नेताओं ने भाजपा हरवाई है क्योंकि ओरिजिनल भाजपा गायब और बाहर की आई हुई भाजपा ज्यादा हो गई महाराष्ट्र। लेकिन भाजपा और शिवसेना वाले तो अजीत पवार को हार का हीरो बना रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र ने भी यही छाप दिया है। मुझे बिल्कुल आरएसएस के मुखपत्र ने, लेकिन अजीत पवार ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अजीत पवार था क्या? यस, उत्तर प्रदेश में तो आपकी हालत मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से भी बुरी हुई। राजस्थान में भी आप मार खाए, गुजरात में भी आपका रिकॉर्ड 26 का वो भी नहीं कर पाए, वहां पे भी एक सीट खो दी आपने। आपके गृहनगर में जहां से अमित शाह नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वहां यदि आपका रिकॉर्ड नहीं बना सकते तो इसके मायने हैं कि अजित पवार ही फैक्टर नहीं था। हाँ, अजित पवार को जनता ने नकारा, पूरे सिरे से नकारा। अब अजित पवार का कुनबा जो है 80 सीटें मांग रहा है लोकसभा विधानसभा में, जो बड़े मुश्किल से एक लोकसभा जीत पाए, वो 80 सीटें कौन देगा उनको? तो ये सबको पता पड़ गया कि अब अजित पवार विनेबिलिटी का नाम नहीं। आज भी महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वहां विनेबिलिटी का मास्टर चाबी शरद पवार है। शरद पवार जी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि कोई भी वापस आने को तैयार है, हम नहीं लेंगे। हालांकि आज रोहित पवार का स्टेटमेंट है कि 19 लोग जो है वो अजित पवार गुट के हमारे संपर्क में है, लेकिन अभी 23 जून से 12 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है महाराष्ट्र में, बजट सेशन। वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि बजट सेशन में एक बार फंड अलॉट हो जाए अपने विधानसभा क्षेत्र में, और वो फंड अलॉट करवा के, क्योंकि ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर है, फंड अलॉटमेंट उनके हाथ में, एक बार उनसे फंड अलॉट करवा के फिर उनको नमस्ते की जाएगी। क्योंकि जो दादा अपने पत्नी को नहीं जितवा पाया, वो हमको क्या जितवा पाएगा, ये सवाल है। छगन भुजबल जैसे लोग, उनको मालूम है कि शरद पवार उनको वापस नहीं लेंगे, तो वो शिवसेना के दरवाजे ठकठका रहे हैं। छगन भुजबल शिवसेना वापस जाना चाहते, जो उनकी पहली ओरिजिनल पार्टी थी। शिवसेना से वो कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में एनसीपी से गए, एनसीपी से वो शरद अजित पवार के साथ गए, अब वापस शिवसेना जाना चाहते। तो यदि वो चले गए शिवसेना में, बाकी लोग चले गए, तो फिर अजित पवार के पास रहता क्या है? एक सुनील तटकरे, एक के भरोसे। इससे अच्छा अजित पवार बार बार कह भी रहे थे चुनाव के दौरान, यदि मैं लोकसभा हार गया बारामती तो मैं फिर छोड़ दूंगा राजनीति, मैं अपना बिजनेस करूंगा। जब तुम लोग साथी देने को तैयार नहीं तो मैं क्या को राजनीति करूं? तो वो राजकीय संन्यास लेंगे क्या? क्योंकि अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने में तो कुछ फायदा नहीं किसी का, साथ में लड़ने में। अब बीजेपी के साथ ये है कि अजित पवार ये अब उनके लिए लगेज हो गए, अजित पवार को छोड़ना, क्योंकि वहां ऑर्गेनाइजर ने बोला, और अजित पवार को लेने के बाद आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो गई। आप जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, कई बार मुझे देखिए, अभिभावक है हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, वो मेरे प्रधानमंत्री है निर्विवाद रूप से। अब जब तक सत्ता में है तब तक प्रधानमंत्री है। मेरा कोई अशोक वानखेड़े कोई मतदाता नहीं कि मेरे वोट से वो चले जाएंगे, या प्रज्ञा जी। तो हमें प्रज्ञा जी आपके मेरे प्रधानमंत्री है वो, और प्रधानमंत्री मेरे अभिभावक है, तो उनकी भी हेल्थ की चिंता करना जरूरी है। मुझे लगता है कि उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई है, उन्हें मेमोरी पे काम करना होगा। उन्हें कुछ हो सकता है, ये उम्र के साथ होता है, आदमी मेमोरी लॉस होता है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि वो बोलते कुछ है, दूसरे दिन डिनाई करते हैं, फिर तीसरे दिन कुछ बोलते हैं, चौथे दिन डिनाई करते हैं। अब उनको मैंने एक वो भाषण सुना कि भाई क्या हो गया लोगों को, भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठा के चलते हैं, भ्रष्टाचारियों को कंधे पे बिठा के चलते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोग आगे आते हैं। क्या हो गया इस देश की राजनीति? ये वो बोल रहे थे, वो भूल गए कि उन्होंने देश के भ्रष्टतम नेता बीजेपी में एक भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ स्थापित करके एक किए हैं। राहुल गांधी जी ने हमसे बात करते हुए एक बात बड़ी अच्छी कही थी, उन्होंने कहा कि वी शुड बी थैंकफुल टू नरेंद्र मोदी जी, ही हैज डन अ डिटॉक्सिकेशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल अपोनेंट्स। हमारी जितनी भी राजनीतिक विरोधी दल है, सबका उन्होंने डिटॉक्सिकेशन किया है, हमारे को क्लींजिंग किया है।
जितने भी भ्रष्टाचारी है सब साफ करके वो ले गए साथ में। अब हमारे पास क्लीन लोग बचे हैं। हंसते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक कहा था, लेकिन ये फैक्ट है। तो आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म होगी वहां पे। और जो देंगे, उनको लगा कि शरद पवार को खत्म करेंगे, शरद पवार को खत्म करेंगे, ये जिसने ज्ञान दिया होगा उसको तो पहले भाजपा ने निकाल के फेंक देना चाहिए बाहर का। इतना अंडर एस्टिमेट, इतना इमेच्योर पॉलिटिकल आदमी कौन होगा जो ये सोचता कि अजीत दादा है तो शरद पवार है। ये उल्टा हो गया, शरद पवार है तो अजीत दादा है। आज अजीत पवार को अपनी औकात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर अजीत पवार उनको हो गए, बैगेज हो गए। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे का भी कुनबा चिल्लाने लगा है। खासकर एकनाथ शिंदे के 2 विधायकों के सांसदों के टिकट काट दिए और दोनों हार गए। तो वो टिकट क्यों काटे थे? सर्वे किया था जी। तुमने करके है, उनका सर्वे हुआ था, उनको बोला था नहीं तुम हार जाओगे, तुम्हारी जगह दूसरे को टिकट देंगे। तुमने ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मैं आज उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ता तो आज शायद मैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ता और सांसद भी बनता। ये मैंने बहुत बड़ा गलती की जीवन की। ऐसे कई लोग हैं जो शिवसेना वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस लेंगे क्या होगा प्रज्ञा जी? खासकर हम यदि अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शरद पवार के पास ये जो लोग शरद पवार के जवानी के दिनों से जो लोग थे वही कुनबा शरद के साथ चलता आया, शरद जी के साथ। तो हर जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक सामंत स्थापित हुआ है। शरद जी के साथ जो थे, फिर उनके बेटे सांसद विधायक, फिर उनके बेटे विधायक सांसद, फिर हम उनके बेटे के बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े, कार्य सम्राट बर्थडे के दिन। तो बाकी लोगों को लगता था कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस में और किसी को जगह नहीं है। शरद पवार जी को भी लगता था कि अब इनको ढोना बंद करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो काम अजित पवार जी ने उनका बहुत इजी कर दिया। ये जो 40-41 को ले गए, शरद जी ने धन्यवाद दिया कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी लिखा नई फौज तैयार है। और जो नए लोग हैं वो इतने ताकतवर है कि एक लंके नाम के बहुत ही सामान्य गरीब घर के एमएलए ने वीके पाटिल के साम्राज्य को अहमदनगर में धक्का दिया और सुजय को हरा के वो सांसद बना है। ये ताकत है नए लोगों की। वही नए लोग शिवसेना में आए, वही नए लोग शरद पवार, उनके तो पार्टी का तो नया कलेवर हुआ। जैसा होता है ना जगन्नाथ, आजकल जगन्नाथ की ज्यादा बात होती है, राम राम कोई बोलता तो नहीं। बीजेपी जो चर्चाएं हैं जब से अयोध्या में, एक मिनट, जब से अयोध्या में पराजय हुई है इन्होंने राम राम बोलना छोड़ दिया है, जय जगन्नाथ बोलना शुरू हुआ है। आजकल ओडिशा में ज्यादा मिलता है। तो वो जगन्नाथ की भाषा में मैं बोलूं तो हर 12 साल बाद उनकी मूर्तियां बदलती है, उसको नए कलेवर बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार के पार्टी का नया कलेवर हो गया, नया रूप उनको मिल गया। तो काहे को ये विद्रुप चेहरा साथ में लेंगे? बिल्कुल तो सही बात। बीजेपी के लिए ये दोनों लोग अब टेंशन हो गए। बीजेपी में एक धड़ा कहता है कि अपने बलबूते पे चुनाव लड़के देखो, हो सकता है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। हालांकि इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसी पर आ रही थी अशोक सर की जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का, तो इसके क्या मायने हैं? क्या इस अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा? उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जिनको साथ में रखा वो तो लाइबिलिटी निकले। एकनाथ शिंदे की सीट्स कैसी आई सब जानते हैं। जो एकनाथ शिंदे के पास जो सीटें आई है उसमें एक सीट 48 वोटों से आई है, वो तो झगड़े में पड़ रहा है। ठाणे और कल्याण उनकी बेटी की सीट और ठाणे उनकी सीट, और 2 सीटें उनकी मिली। बाकी 2 सीटें सिंबल के चक्कर में आ गई क्योंकि उस जगह मशाल ठीक से गई नहीं, इसलिए। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर मारा नहीं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि अपने नए लोग 288 नए लोग उठा लो मार्केट में, और उनके भरोसे उनका स्ट्राइक रेट, एंटी इनकम्बेंसी कम होगी उनके साथ। अब भूपेंद्र यादव को लगा दिया है। भूपेंद्र यादव एक जाना माना नाम है संगठन का, और वो ठीक, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जहां जाते हो जितवा के लाते हैं। लेकिन डेड बॉडी में आप कितना भी घी पिलाओ, कितनी जान फूकेंगे, फूको नहीं फूको। या वो महाराष्ट्र में डेड बॉडी इसलिए हो गई है कि इसका मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल करियर का हत्यारा मैं यदि कहूं तो फिर वो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी समाप्त कर दी। पार्टी के जो स्टालवर्ड लोग थे उनको घर बिठा दिया, उनको चुनाव हरवाया, इसलिए कि उनको लग रहा था कि मुझे थ्रेट होनी नहीं चाहिए। अपने आप को बड़ा करने के लिए वो सबके पैर छाटते गए, उसके चक्कर में पार्टी बर्बाद हो गई। एकनाथ खड़से बेस्ट एग्जाम्पल है।
उत्तर महाराष्ट्र एकनाथ खड़से सबसे बड़े नेता, उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ चुनाव के पहले दिल्ली वालों ने एकनाथ खड़से के हाथ पैर जोड़े, संघ ने बीच में बात की एकनाथ खड़से से, और वो वापस आ गए तो उन्होंने उत्तर महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। तो ये वापस क्यों आएंगे लोग? एकनाथ खड़से तो आए चलो क्योंकि उनकी पुत्र वधू का मामला था, रक्षा खड़से का, उनको लगा कि वो बीजेपी टिकट दे रही है और कैसा करूं, वो भी धर्म संकट में फंसे थे, और उसी का बख्शिश है उनको कि उनकी पुत्र वधू को, रक्षा खड़से को आज राज्य मंत्री बनाया गया। तो कितने लोगों का, आप देखिए मीटिंगें हो रही है, मीटिंग में गडकरी को नहीं बुलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव की मीटिंग हो गई और गडकरी गायब है, पीयूष गोयल तक है यहाँ पे। पीयूष गोयल कहाँ दम मारेंगे मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन गडकरी में बड़ी ताकत थी कि पूरा विदर्भ खड़ा करते। आज विदर्भ वॉश आउट हुआ है, विदर्भ में गडकरी की छोड़ के एक सीट नहीं है, मराठवाड़ा में आपको एक सीट नहीं, मराठवाड़ा में मुंडे नाम हुआ करता था, मुंडे ने पूरा मराठवाड़ा कब्जे में कर रखा था, आज उनकी बेटी चुनाव हार गई क्योंकि आपने उसको इस लेवल पे लाया। तो ये कुल मिलाकर बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र तो हाथ से निकल रहा है बीजेपी। मैं महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के ही नतीजे रिपीट होंगे विधानसभा, लिख लीजिए आप। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये देवेंद्र फडणवीस को ही सामने लाएंगे और उसमें यही हाल होगा। अच्छा, बिहार में सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि बिहार भी अभी इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले चाचा पलटी मार देंगे। वही है, चाचा की नजर चाचा पे है, चाचा पलटी मारे तो सारा चीज चेंज हो जाती है। चाचा का इंतजार है सब, चाचा को देख रहे हैं। चाचा विधानसभा भंग करवाना चाहते थे जो सरकार नहीं कर रही है। मंत्रालय बढ़ने के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा चल रहा था कि इनकी संसदीय दल की जब बैठक होगी तब ऐसा होगा। और एक बात और सवाल है सर कि बीजेपी ने अभी तक अपनी संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं की, सीधे एनडीए की करी। उस पर भी आऊंगी, लेकिन जरा चाचा को पहले क्लियर कीजिएगा कि चाचा का क्या रूप रहने वाला है। चाचा का कोई रूप पता नहीं किसी। भाजपा भी डरी हुई है अंदर से। अच्छा। चाचा क्या करेगा, और इसकी चाचा के इस अनसर्टेनिटी से पूरा इंडिया गठबंधन मजे ले रहा है। राहुल गांधी भी कह रहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि आपको पता नहीं चाचा क्या करेगा। बिल्कुल सवाल खड़गे भी बोल रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। देखिए चाचा साथ में थे एकदम। चाचा वो संजय झा प्लेन लेके गए, चार्टर्ड प्लेन लेके, चलिए आप, अपने को आंध्र प्रदेश जाना है, अपने को उड़ीसा जाना है। चाचा ने डांट दिया उनको, नहीं गए वो शपथ विधि, उड़ीसा भी नहीं गए। तो ये चाचा क्या करेंगे? तो अच्छा, भतीजा हमेशा कहता है चाचा आप चिंता ना करो, हम है ना। वो दरवाजा चाचा ने हमेशा खोला रखा है, वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ चाचा का, इसलिए चाचा भतीजे का प्रेम बरकरार है। फिर भी बिहार से संभावनाएं क्या कह रही हैं? बिहार से संभावनाएं मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ चुनाव होंगे? ये चाचा ये चाह रहे मूलतः। तो बस किसी भी दिन कभी भी कुछ हो सकता है, किसी भी दिन कैबिनेट की मांग करेंगे। क्या दे पाएंगे मोदी जी विशेष पैकेज? अगर ये मांगेंगे तो नायडू को भी देना पड़ेगा भाई, कईयों को देना पड़ेगा, कईयों को देना पड़ेगा। और आप यदि आप एनडीए के गठबंधन में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और इनको छोड़ते हैं तो आपकी 7 सीटें जा रही है, फिर 7-8 सीटें जा रही है। 7 सीटें एकनाथ शिंदे की और एक 8 सीटों का ब्लॉक अलग हो रहा है, बड़ा नंबर है। वर्तमान में सरकार एक सीट के लिए तरसती है। सही बात है सर। एक सवाल और, हर कोई सवाल पूछता है कि अभी तक मोदी जी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं करी है? किस बात का डर है? बीजेपी की संसदीय दल बैठक को शायद मोदी जी फेस नहीं कर पा रहे थे। मोदी जी को डर था कि 240 आने पे सवाल जवाब होंगे। अच्छा, मोदी जी को डर था ये, लोग बोलेंगे कि 240 पे हम क्यों आए, हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। महाराष्ट्र और यूपी में ये पानीपत कैसा हुआ, गुजरात में हम एक सीट कैसे गंवा गए, राजस्थान में इतना बड़ा गैप कैसा पड़ गया, ये सवाल होते। इसलिए उन्होंने एनडीए गठबंधन का ही संसदीय दल गठित करके उसी का अनुमोदन लिया। और उसके पहले मतलब
सारी परंपराओं को ध्वस्त करते हुए, मतलब एक मजाक ही हो गया लोकतंत्र का। सबसे पहले उन्हें एनडीए की बैठक ली और एनडीए के घटक दलों से एंडोर्स करवाया कि मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार। लेकिन आप जिस दल से हो उस दल का पहले नेता तो बनो। होता क्या है, पहले भाजपा अपना संसदीय दल की मीटिंग बुलाती है, उसमें वो अपना नेता तय करता है और उस नेता के बाद फिर बाकी तय होता है। यहां तो सब गड़बड़ घोटाला। सर आरएसएस पर क्या कहेंगे? आरएसएस ने भी ये बात कह दी है कि अपने गुरूर, अपने घमंड की वजह से हारे, इसीलिए श्री राम जी ने दंड दे दिया। आरएसएस तो कहेगी आरएसएस का, और भाई आरएसएस की जब आपने कहा कि आरएसएस की जरूरत ही नहीं हमको, उसके बाद तो आरएसएस आकलन करेगा। भाई बेटे को बाप की जरूरत नहीं है, उसने घर निकाला कर दिया बाप का, लेकिन बाप तो दूर से भी बेटे के परफॉर्मेंस पे नजर रखता है। और जब कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा कैसा, ये धंधा बेच दिया उसने, बोले अहंकार हो गया था, मूर्ख है, अकल नहीं, समझता नहीं, परंपराएं तोड़ी है। ये वही नसीहत थी। फिर योगी और जी जो से मीटिंग नसीहत, हुई गोरखपुर में। हाँ, अब उसमें भी दो है, कोई कहते योगी से मिले ही नहीं, कोई कहते मिले। अब क्योंकि दोनों कैंप एक दूसरे पे हावी हो गए। योगी जी से मीटिंग करने से योगी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, योगी जी ताकतवर हो जाएंगे, तो अमित शाह वाला लॉबी लग गई है कि नहीं हुई मीटिंग, नहीं हुई मीटिंग, मिले नहीं, उन्होंने डांट के भगा दिया। ये मैसेजेस आ रहे। अशोक जी आपको पता ही नहीं ओरिजिनल क्या हुआ अंदर से। सर एक चीज और है, एक चीज और बाबा से याद आई कि ये सूत्र बता रहे हैं, खबरें चल रही हैं, तमाम पत्रकार ये बात भी कह रहे हैं कि यूपी को 4 भाग में बांट दिया जाएगा, जिसकी वजह से बाबा कमजोर हो जाएं, क्योंकि अब दिल्ली की सत्ता इतनी मजबूत तो है नहीं कि डायरेक्ट बाबा को हटा पाए। आप 4 भागों को कब तक, उसके लिए पहले ऑलरेडी मायावती जी के समय ही विधानसभा से प्रस्ताव आया है। अब मसौदा है। वर्तमान में एक इस प्रस्ताव और आना चाहिए। जब आप यूपी के 4 भाग करते हो तो फिर विदर्भ क्यों नहीं अकेला करते हो? और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, यदि अलग विदर्भ की मांग होगी तो महाराष्ट्र में और झटका खाएंगे। तो अभी इसको छेड़ेंगे नहीं मुझे लगता है। अच्छा, अलग राज्य करने का हरियाणा में क्या देख रहे इन्होंने, हैं सर? क्योंकि हरियाणा में भी मुझे लगता है कि बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी बात। अच्छा, क्यों सर? इसलिए किसानों कि की नाराजगी, क्योंकि हमने किसानों की लोकसभा में नाराजगी, लेकिन क्या है, वहां मैं 2 मत है मेरे। वैसा देखा जाए तो आज की स्थिति देखा जाए, लोक मानस को देखा जाए, मैं हरियाणा घूमा, मैंने हरियाणा लोगों से बात की, तो मुझे अच्छा, लगा हरियाणा में 8 से 9 सीटें आएगी बीजेपी कांग्रेस की। कांग्रेस की वहां सीटें आई, हाँ वहां सीटें आई 5। हम्म कांग्रेस पहले तय करे कि उसको हरियाणा में सत्ता में आना। कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है, सुरजेवाला जैसे बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के लिए काम करने वाले, ये लोग जब तक निजात नहीं पाती तब तक ऐसा हरियाणा क्यों में कहते हैं आप कोई सर, गारंटी नहीं। स्लीपर सर? ये मुझे थोड़ा समझाइएगा। कांग्रेस के स्लीपर अंदर सेल ही बीजेपी है, के स्लीपर सेल है। इसलिए स्लीपर सेल है कि उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया जिससे कांग्रेस मजबूत होती है, मुझे बताइए। मीडिया डिपार्टमेंट था उस आदमी के अंदर इतने सालों से, मीडिया का भट्टा बिठा दिया। दूसरे स्लीपर सेल अभी मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश है, जो मोदी को राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर मानते हैं देश में, जो अपने नेता को ही पॉपुलर नहीं माने, तो जनता से क्यों अपेक्षा करे कि राहुल गांधी को वोट दे? राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी वालों ने नहीं कहा था प्रज्ञा जी। पप्पू नामाकरण ये कांग्रेसियों ने दिया हुआ है राहुल को। राहुल को यदि सबसे ज्यादा डैमेज किया तो इन्हीं कांग्रेसियों ने। अभी भी जब कोई कहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत जबरदस्त रही सर और इसने बहुत इंपैक्ट किया, तो ये नहीं कहते कि सर फिर हमारे पास जबरदस्त लीडर है जो इस देश में कांग्रेस को वापस लाएगा, ये नहीं कहेंगे। वो कहते कि अरे वो मैंने आइडिया दी थी, उनको क्या समझ में आता है, मैंने आइडिया दी थी पदयात्रा की। ये ब्रीफिंग है इनका, डी ब्रीफिंग।
जब वे बैठते पत्रकारों को लेकर। हम्म। तो ये क्या बताना अच्छा चाहते हैं? अच्छा, 3 राज्यों की अगर हम बात करें, ओवरऑल सार क्या है आपका? तीनों राज्यों की बात करें तो खासकर महाराष्ट्र में बढ़ा बाकायदा गए। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, नो डाउट अच्छा। अबाउट इट। हरियाणा में इंडिया गठबंधन तय करे या कांग्रेस तय करे उन्हें सत्ता में आने के लिए। यदि जी। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए तय करे तो आ सकते हैं, लेकिन हुड्डा जी और ये सब आपस में लड़ मरे तो फिर ये बीजेपी के हाथ में थाली है। बचा बिहार। क्योंकि बीजेपी ने, हाँ बिहार नहीं, उसके बाद झारखंड का चुनाव हाँ। है। झारखंड में हम्म। उन्होंने इस बार आदिवासियों की सारी सीटें हार गए। वो झारखंड ही नहीं आए, जंगल महल करके जो एरिया है बंगाल का, जहाँ संताल पॉपुलेशन ज्यादा है, संताल आदिवासियों, वो जो पूरा बेल्ट बीजेपी के पास था, वहां बीजेपी वॉश आउट हुई लोकसभा। क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में डालने का खामियाजा वहां भुगतना पड़ा। वो वहां पे कैसा बीजेपी उससे लड़ लेती है, ये देखने लायक वाली बात है। वहां कांग्रेस और वहां इंडिया गठबंधन अच्छा, को ठीक से लड़ना होगा। लोकसभा चुनावों के मुद्दे विधानसभा चुनावों से कितने अलग होते नहीं हैं, नहीं, इसको भी अलग एक होते बार आप अलग विस्तार होते से अलग होते बिल्कुल अलग अलग होता है होते चुनाव। अलग होते हैं बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के सेगमेंट वाइज आप नहीं कर सकते। इसमें ये लोकसभा में वो वही गलती की थी उन्होंने, जब 18 लोकसभा जीती थी हाँ। उस 2019 में बीजेपी ने, तो उन्होंने बताया कि 18 लोकसभा का विधानसभा में इतना ट्रांसलेशन होता है, तो इतनी विधानसभा तो हमारे पास है ही, थोड़ी और 50-60 आ जाए तो सरकार हम बना इस चक्कर में। लेकिन हुआ क्या कि आपके सांसद ही हार गए चुनाव जब विधानसभा लड़े थे। अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक सांसद सतना में, बीजेपी का सिटिंग सांसद उसको विधानसभा लड़ाते हैं मध्य प्रदेश में, और वो चुनाव हारता है। उसके बाद उसको सांसद रिपीट करते हैं, और जिसने उनको विधानसभा हराया वही लोकसभा में उनके सामने खड़ा है, लेकिन फिर बीजेपी का सांसद जीत के आता है। यह है विधानसभा और लोकसभा का पैटर्न, कि जो सांसद विधानसभा में हारे वो लोकसभा में वापस जीत गए, और उसी के सामने जीत गए जिसने विधानसभा में हरवाया था उनको। लेकिन सोचने के लिए इंसान क्या सोचेगा, अरे तो विधानसभा जीत नहीं पाएगा, ये लोकसभा क्या जीतेगा। और विधानसभा में मैंने इनको पटक नहीं दी थी तो लोकसभा में भी दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी लगा कि वहां पे सतना में मैं भी गया था, मुझे लगा ये सीट निकल जाएगी कांग्रेस की, लेकिन हार गए। तो लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न अलग, मुद्दे अलग। और इस बार तो बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है। चलिए अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और आप हमें ऐसे ही समय समय पर समय निकाल कर जरूर उल्टा चश्मा यूसी पर जरूर बैठें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में खुद बीजेपी बहुत भयंकर फंसी हुई है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। तो जब आंतरिक सर्वे में ये हाल है तो वाकई ग्राउंड पर तो और भी ज्यादा बुरा भगमच्चर मचा हुआ है। हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, राजनीतिक बिंदुओं पर आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे, परत दर परत आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से उनका विश्लेषण हर एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।